जाएंगे और करतल ध्वनि के तहत उनके साथ महाराज जी का स्वागत करेंगे। आचार्य श्री सुदर्शन महाराज जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हिंदी दिवस के इस प्रोग्राम में राज से आचार्य श्री द्वारा पुष्पगुच्छ के स्वागत किया जा रहा है। सभी लोग तालियों बता देना चाहता हूँ कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा में फर्क क्या है, अंतर क्या है। वास्तव में वह भाषा जो सरकारी राजकाज में प्रयोग की जाती है उसे राजभाषा कहा जाता है। 14 सितंबर 1949 में सबसे पहले अनुच्छेद 343 के अंतर्गत धारा 17 के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा बनाया गया और उसी के साथ साथ आदरणीय प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को भी राजभाषा बनाया। यह एक दुर्भाग्य था कि हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को भी राजभाषा बनाया गया और उस समय अंग्रेजी को प्राइमरी राजभाषा बनाया गया था, जिसमें नेहरू ने कहा था कि 10 वर्षों तक अंग्रेजी राजभाषा रहेगी, उसके बाद हिंदी को पूर्ण रूप से राजभाषा बना दिया जाएगा। लेकिन ऐसा कदाचित यह एक षड्यंत्र था, ऐसा कुछ हुआ नहीं और आज भी हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी राजभाषा के पदों पर विराजमान है। हम राष्ट्रभाषा की बात करें, वह भाषा जिसे संपूर्ण राष्ट्र के लोग बोलते और समझते हो उसे राष्ट्रभाषा कहा जाता है। लेकिन जब हम राष्ट्रभाषा को संवैधानिक रूप से दर्जा देने की बारी आती है तो अनेक जो क्षेत्रीय प्रदेश हैं वे लोग इसका विरोध शुरू कर देते हैं, जिसका परिणाम ऐसा हुआ कि आज हम लोग विकसित राष्ट्र नहीं बन पाए, आज हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई। तो सच में ऐसे बहुत सारे कारण रहे हैं कि हिंदी आज पूर्ण रूप से राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई। मैं विकसित राष्ट्रों की बात करता हूं, आप सभी लोगों को पता होगा कि अमेरिका, चीन, जापान, फ्रांस और रूस, ये पांचों अपने राष्ट्र अपनी मातृभाषा के बल पे विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़े हैं। आज उन लोगों ने अपनी शिक्षा अपनी मातृभाषा में देना शुरू किया। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है इस देश की जो हमारी मातृभाषा है, जो हमारी राजभाषा है, जो हमारी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, आज हम पूरे देश की बात करें, हम मातृभाषा में शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। यह दुखद है। हिंदी के पीछे होने का सबसे मुख्य कारण यही था। आज हम लोगों ने अपनी मातृभाषा को वो सम्मान शायद नहीं दिया, वह सम्मान मिलना चाहिए था। सच में कहीं न कहीं से वह सम्मान नहीं मिल पाया और हम लोगों का एक प्रयास है, हम लोगों का एक विश्वास है, हम चाहेंगे आचार्य महाराज जी के निर्देशन में हम सभी लोग हिंदी के झंडे को बुलंद करने का प्रयास करेंगे। मैं जानता हूं आप सभी लोग बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से जानते होंगे कि आचार्य सुदर्शन महाराज जी ने बहुत सारे ग्रंथों का सृजन किया है, बहुत सारे ग्रंथों का पलवन किया है, बहुत सारे ग्रंथों को इन्होंने लिखा है। हम लोग तो सोच भी नहीं सकते कि इतने ग्रंथों को कैसे लिखा जाए। हमने तो एक दो पुस्तकें मेरी भी प्रकाशित है, लेकिन महाराज जी के समक्ष हम लोग एक धूल के बराबर है। सच में आचार्य जी महाराज के बारे में, उनकी प्रशंसा के बारे में जो भी कहा जाए सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। हम लोग कहीं न कहीं से हिंदी के प्रकाश को, हिंदी के जाज्वल मान्यता को, हिंदी के औदार्य को, हिंदी के गौरव को कहीं न कहीं से छोटा कर देते हैं। हम जिस शिक्षण संस्थानों की बात करते हैं, हिंदी को जो महत्व देना चाहिए, हिंदी को जो सम्मान मिलना चाहिए, क्या वो मिलता है? सच में कहीं न कहीं से हम लोगों को ग्लानि होती है, हम लोगों को थोड़ा सा बुरा लगता है, शायद नहीं मिलता। इसका उत्तर यही आएगा। आगे उपाध्यक्ष महाराज जी आ रहे हैं, आप सभी लोग खड़े होकर के उनका सम्मान करें, उनका स्वागत करें। करतल ध्वनि के साथ उनका स्वागत किया जाएगा। आपका स्वागत है हिंदी दिवस के एक शुभ कार्यक्रम में। हमारे प्रधानाचार्य, सभी शिक्षकगण, आप सभी लोगों को एवं मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामना। हिंदी हमारी मातृभाषा है, जैसा कि अभी आलोक जी ने बताया कि हिंदी को वो सम्मान, जो सम्मान मिलना चाहिए, हमारे वहाँ वो सम्मान मिल नहीं रहा है। अंग्रेजी अपनी बुलंदियों पे बढ़ती चली जा रही है और हिंदी दिवस सिर्फ एक दिवस मनाने का दिन नहीं है, बल्कि हिंदी को हम लोग सम्मान दें। हिंदी हमारी संस्कृति है, हमारा आन है, बान है, लेकिन क्या हिंदी को हम लोग को प्राथमिकता दे पा रहे हैं? नहीं। एक सिर्फ
हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसे राजभाषा का दर्जा दिया। हमें हिंदी का मान देना चाहिए। हमारी संस्कृति है, हमारी आन बान शान है हिंदी। धन्यवाद। यह कविता सच में हमें अपने जमीन पे लाने की जरूरत है। हमें अपने मिट्टी को पहचानने की आवश्यकता है। हमें अपने भाषा को पहचानने की आवश्यकता है। हमें अपने भाषा के गरिमा को महत्व देने की आवश्यकता है। ख्वाहिश नहीं मुझे मशहूर होने की, आप मुझे पहचानते हो, बस इतना ही काफी है। अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा जाना मुझे, जिसकी जितनी जरूरत थी उसने उतना पहचाना मुझे। जिंदगी का फलसफा भी कितना अजीब है, जिंदगी का फलसफा भी कितना अजीब है। शामें कटती नहीं और साल गुजर जाते हैं। एक अजीब सी दौड़ है जिंदगी, जीत जाओ तो कई अपने पीछे छूट जाते हैं और हार जाओ तो अपने ही पीछे छोड़ जाते हैं। बैठ जाता हूँ मिट्टी पे अक्सर, मुझे अपनी औकात अच्छी लगती है। बैठ जाता हूँ मिट्टी पे अक्सर, मुझे अपनी औकात अच्छी लगती है। मैंने समंदर से सीखा है जीने का सलीका, चुपचाप से बहना, अपनी मौज में रहना। ऐसा नहीं है कि मुझमें कोई फरेब नहीं है, ऐसा नहीं है कि मुझमें कोई फरेब नहीं है। ऐसा नहीं, मैं सच कहता हूँ, मुझमें कोई ऐब नहीं है। जल जाते हैं मेरे अंदाज से मेरे दुश्मन। एक मुद्दत से मैंने न तो मोहब्बत बदली और न ही दोस्त बदले। एक घड़ी खरीद कर हाथ में क्या बात है, वक्त पीछे ही पड़ गया मेरे। सोचा था घर बनाकर बैठूंगा सुकून से, पर घर की जरूरतों ने मुसाफिर बना दिया। सुकून की बात मत करे गालिब, बचपन वाला इतवार अब आता नहीं। जीवन की भाग दौड़ में क्यों वक्त के साथ रंगत खो जाती है। हंसती खेलती जिंदगी भी सरेआम हो जाती है। एक सवेरा था जब हंस कर उठते थे हम, आज कई बार बिना मुस्कुराए शामें गुजर जाती है। कितने दूर निकल आए रिश्तों को निभाते निभाते, खुद को खो दिया हमने अपनों को पाते पाते। लोग कहते हैं हम मुस्कुराते बहुत हैं, लोग कहते हैं हम मुस्कुराते बहुत हैं, और हम थक गए अपने दर्द को छुपाते छुपाते। खुश हूं और सबको खुश रखता हूं, लापरवाह हूं और खुद के लिए मगर सबकी परवाह करता हूं। मुझे मालूम है मेरा मोल नहीं है, मेरा फिर भी कुछ अनमोल लोगों से मैं रिश्ते रखता हूं, जिसमें मैं आदरणीय सुदर्शन जी महाराज का स्वागत करता हूं। और हम सभी लोग आदरणीय सुदर्शन जी के आशीर्वचनों से अभिभूत होने के लिए प्रतीक्षित हैं। बहुत देरी से उनके इंतजार में हम लोग यहाँ पे स्वागत कर रहे हैं। मैं चाहूंगा आदरणीय महाराज जी अपने आशीर्वचनों से हम सभी लोगों को अभिभूत करें। अभी आज का माहौल हिंदी दिवस का माहौल है। सभी लोग पूरे देश में यह एक प्रकार से महोत्सव मना रहे हैं कि हिंदी को राष्ट्रभाषा, राजभाषा, हिंदी को उचित सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन अभी तक हम लोग पूरा सम्मान हिंदी को नहीं दे सके हैं। इसके 2-3 कारण मेरी समझ में आते हैं। पहली बात, अंग्रेजी का वातावरण ऐसा बन चुका है हम लोगों के मस्तिष्क पर, और अंग्रेजी वालों ने इतनी चालाकी से हम लोगों के दिमाग पर स्थापित कर दिया कि अंग्रेजी के बिना तुम्हारा काम नहीं चलेगा। और उस चीज को हम मान लिए, क्योंकि हम लोग नकल करने में बड़े बहादुर हैं। तो जो बाहर के लोग कह देता है वही हम लोग मान लेते हैं। अभी जैसे यहाँ चर्चा हुई, छोटा सा देश नेपाल, बांग्लादेश, कोई उसका छोटा अस्तित्व नहीं, इतना छोटा है। नेपाल का अपना करेंसी है, अपनी भाषा है, अपना ड्रेस है, सारे लोग अपना ड्रेस पहनते हैं, सारे लोग अपनी भाषा बोलते हैं, अपना नोट चलाते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि वह देश अपने स्वाभिमान को समझ सका। लेकिन हम न अपनी बात कर
कर सके, न दूसरे न हम लोग अंग्रेजी सीख सके, न हिंदी सीख सके। आज बताइए कि अंग्रेजी बोलने वाले कितने लोग हैं दुनिया में? केवल 9%, केवल 9%। और अंग्रेजी वालों से बहुत अधिक बोलने वाले हैं स्पेनिश, चाइनीज, हिंदी, बहुत अधिक बोलने वाले हैं। लेकिन अंग्रेजी का एक वातावरण हमारे दिमाग में बैठ गया कि अंग्रेजी में हम कोई परीक्षा देंगे तो पास करेंगे, अधिक नंबर आएगा, इंजीनियर, डॉक्टर बनेंगे। अभी नई शिक्षा नीति में माननीय प्रधानमंत्री ने व्यवस्था कर दी है कि अंग्रेजी उर्दू की बात छोड़ो, लोकल भाषा में बात करो। हम मैथिली में पढ़ाई करें, भोजपुरी में पढ़ा रहे, मगही में पढ़ा रहे, क्योंकि आप जानते ही हैं कि कोई भी व्यक्ति अपनी जो मातृभाषा है, गांव की भाषा है, उसमें अधिक समझ सकते, उसके लिए शब्द बना। और दुर्भाग्य की बात यह है अलौकिक कि कम से कम इसको आप शुद्ध करिए। कैलाश अगर लिखना हो तो इन लोग पर टीचर को गलती हो रही है। टीचर कहता है, टीचर को मैंने देखा जांच के, क और ऊपर दू, क्या हुआ? दू को 3 को कल बता रहे थे, कोई टीचर कोई बोल रहे थे, मैंने एक टीचर से पूछा कोई हिंदी कहते आए थे, हमने कहा कि आम कैसे लिखोगे जी? कहा का अम्मो, जानते हैं अंग्रेजी शुरू हो जाता है ए से, ए के पहले कुछ नहीं। लेकिन हमारे यहाँ अगर बोलते हैं तो उसके पहले वर्ड आता है। वर्ड को भी हम वोट से बोलते हैं, यह हिंदी की विशेषता है। जहां से बोलते हैं उसका उच्चारण वहां करते हैं। इसीलिए 3 श बनाया जाता है। 64वीं शताब्दी का है, उस समय उसका जन्म हुआ। उसके पहले हम उसके पहले 1000 बरस, लाख बरस पहले से काम किया। उनके स्वाभिमान को ठेस मत पहुंचाओ और हिंदी में बोलो। अभी एक कुछ लड़के पहले बैच में एक लड़का था जो एंकरिंग करता था, पास करके चला गया कि रात में उसका नाम लोग लेता है। क्यों? वो स्टेज पर आकर एंकरिंग करता था। आज क्यों नहीं कोई लड़का बढ़ रहा? किसी को असेंबली करने के लिए कि वो भी नहीं कर पाता है। गाना गाओ स्टेज पर जाकर, माखनलाल चतुर्वेदी की मुझे तोड़ लेना यही ना था। अब कितना बड़ा दुर्भाग्य है, हिंदी की रोटी खाते हो 2 पंक्तियों को याद नहीं। धिक्कार है हिंदी विभाग में, हिंदी का काम। अभी केएम सिंह को कहे तो घर कमाईनी का कि पंक्ति बोलने लगे। तुम्हें कितनी पंक्ति हो गया? छोड़ो। मैथिली शरण गुप्त चीजें पूरी दिखाई नहीं पड़ रही है। जो दिख रहा है सामने वो दृश्य मात्र है, लिखी रखी है पटकथा मनुष्य पात्र है। नए नियम समय के हैं, असत्य सत्य है। नए नियम समय के हैं, असत्य सत्य है। भरा पड़ा है छल से जो वही सुपात्र है। कैसा दौर चल रहा है हम लोग देख रहे हैं। विचारशील मुक्त है कथित प्रसिद्धि पर, विचारशील मुक्त है कथित प्रसिद्धि पर। विचित्र है समय विवेक शून्य मात्र है। लिखी रखी है पटकथा मनुष्य पात्र है। हम लोग इन पात्र का रोल अदा कर रहे हैं। है साम दाम दंड भेद का नया चलन, है साम दाम दंड भेद का नया चलन। कि जो यहाँ कुपात्र है वही सुपात्र है। लिखी रखी है पटकथा मनुष्य पात्र है। घिरा हुआ है पाठपुत्र चक्रव्यूह में, घिरा हुआ है पाठपुत्र चक्रव्यूह में। असत्य 7 और सत्य एक मात्र है। लिखी रखी है पटकथा मनुष्य पात्र है। कहीं कबीर सूर की, कहीं नजीर की। परंपरा से धन से गजल का छात्र है। लिखी रखी है पटकथा मनुष्य पात्र है। सच में आज हम लोग एक पात्र का रोल अदा कर रहे हैं। मैं चाहूंगा अगले कार्यक्रम में श्रेया
हिंदी हमारी आन है, हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी चेतना का, वाणी का शुभ वरदान है। इस गीत को प्रस्तुत करेंगी श्रेया जी। हमारी
मान है भारत जन्म स्थान, जन्मराई मान है भारत जन्म स्थान। उर्ष करूं अजमेर में, काशी में स्नान सुदर्शन, काशी में स्नान। जिस ज्योति की खोज में भटक रहा संसार, जिस ज्योति की खोज में भटक रहा संसार। शीश झुका कर देख लो, भीतर है करतार सुदर्शन, भीतर है करतार।
जी महाराज, मंचासीन मुख्याध्यक्ष महोदय तथा आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय एवं सभी शिक्षकगण, आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हिंदी दिवस के अवसर पर मुझे मौका मिला है, मैं इसके लिए आभारी हूँ। वर्तमान समय में हिंदी अपने संक्रमण काल से गुजर रही है। हमें हिंदी की ओर और हिंदुस्तान को जागृत करना होगा। इस संदर्भ में मैं एक कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ, 100 धर्मों का धार्मिक बलिदान बताने आया हूँ। सुनो हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में, आज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में। खड़ी शत्रु फौज द्वार पर आज तुम्हें ललकार रही, सोए सिंह जागो भारत के माता तुम्हें पुकार रही। रण की फेरी बज गई, उठो मोहित्रा त्यागो, पहला सिर चढ़ाने वाले माँ के दुख त्यागो। बलिदानों के बलिगढ़ पर देश भक्त का ध्वजा जगे, रण के कंकर पहने हैं वो राजशील का ध्वजा जगे। अग्निपथ की पंखी जागे शीश हथेली पर रखकर, और जागो रक्त के भक्त लाडलो जागे सिर के सौदागर। थप्पड़ वाली काली जागे जागे दुर्गा बरबंडा, थप्पड़ वाली काली जागे जागे दुर्गा बरबंडा। रक्त बीच का रक्त चाटने वाली जागे चामुंडा, नरकुंड वाला माला के जाले कैलाशी, रंग के चंडी घर घर नाचे, मौत है प्यासी प्यासी। रावण का वध स्वयं करूंगा कहने वाला राम जगे, और कारो शेष न बचे कहने वाला श्याम जगे। रण के खेतों में छाएगा जब अमृत्यु का सन्नाटा, लाशों की जब रोटी होगी और बारूदों का आटा। संतन करते वीर चलेंगे जो अमीर फन वाला, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। इस मिट्टी को छूने वाला इस मिट्टी में मिल जाएगा। मैं इनकलाब में घर घर इनकलाब की आग जलाने आया हूँ। हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। आदरणीय आचार्य श्री, आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, पटना सेंट्रल स्कूल, प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षक शिक्षिका एवं मेरे तमाम सहपाठियों, मैं विनायक कुमार कक्षा 7वीं का विद्यार्थी आप सभी को एक कहानी सुना रहा हूँ जिसका शीर्षक है आकाश ध्रुव। यह कहानी आधारित है आकाश में मौजूद ध्रुव तारे के निर्वाह पर। यह कहानी कुछ यहाँ से प्रारंभ होती है जब भगवान ब्रह्मा के सृष्टि के निर्माण किए ज्यादा वक्त नहीं हुआ था। उसी वक्त में धरती पर मनु नाम के एक राजा हुआ करते थे। उनकी एक पुत्री तथा 2 पुत्र थे। उनके ज्येष्ठ पुत्र का नाम प्रियव्रत तथा छोटे पुत्र का नाम उत्तानपाद था। जब उनकी अवस्था ढली तो उन्होंने अपना राजपाट अपने ज्येष्ठ पुत्र प्रियव्रत को सौंप दिया और वन में तपस्या के लिए चले गए। फिर धीरे धीरे समय बीता और प्रियव्रत को भी तपस्या की इच्छा हुई तो उसने अपना सारा राजपाट अपने छोटे भाई उत्तानपाद को सौंप दिया और वह भी तपस्या के लिए चले गए। उत्तानपाद से प्रजा संतुष्ट तो थी परंतु उनका कोई पुत्र नहीं था, इसलिए प्रजा दुखी रहा करती थी। प्रजा का दुख उनकी पत्नी देवी सुनीति से देखा नहीं गया और उन्होंने उन्हें दूसरे विवाह का प्रस्ताव दिया। यह प्रस्ताव लेकर वह वन में अपने पिता मनु के पास गए और दूसरे विवाह की आज्ञा मांगी। उनके पिता ने कहा कि दूसरे विवाह की आज्ञा तो मैं दे दूंगा परंतु तुम्हें अपनी दोनों रानियों को बराबर प्यार और सम्मान देना होगा। उत्तानपाद ने वचन दिया कि मैं अपनी दोनों रानियों को बराबर प्यार और सम्मान दूंगा। कुछ ही दिन पश्चात उनका दूसरा विवाह संपन्न हो गया। फिर धीरे धीरे समय बीता। उनकी ज्येष्ठ रानी को एक पुत्र हुआ जिसका नाम था ध्रुव और उनकी छोटी रानी को भी एक पुत्र हुआ जिसका नाम था उत्तम। जब दोनों बच्चे थोड़े थोड़े बड़े हो गए तो एक बार राजा युद्ध पर गए और युद्ध से लौट रहे थे। उनके लौटने की खबर सुनकर उनके पुत्र ध्रुव ने अपनी माता से पूछा कि क्या आप पिताश्री के स्वागत के लिए नहीं जाएगी? तो उन्होंने बताया कि तुम्हारे पिता के स्वागत का अधिकार अब तुम्हारी छोटी माता का हो गया है। यह सुनकर ध्रुव निराश हो गया और एक रात जब सब सोए हुए थे तो चुपचाप वन में तपस्या के लिए चला गया। जब सुबह होने पर रात भर में वह नहीं मिला तो चारों ओर हाहाकार मच गया और मनु भी काफी क्रोधित हुए। जब वह राजमहल में आए तो उनके डर के कारण सभी लोग इधर उधर छिप गए थे कि पता नहीं उनकी दृष्टि किस पर पड़े और वह किसे श्राप दे दे। पर उत्तानपाद को उनके क्रोध का कोई भय नहीं था। जब वह राजमहल में पहुंचे तो उत्तानपाद वहीं पर बैठे थे। उन्होंने बोला कि मैंने तो तुम पर पूरा राजपाट सौंपा था परंतु तुमसे तो एक परिवार नहीं संभाला गया। यह कहकर जैसे ही उन्होंने श्राप देने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया तो सुनीति ने उनके पांव पकड़ लिए और बोला कि हे पिताश्री, आप इन्हें श्राप मत दीजिए, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। और मनु वहां से चुपचाप चले गए।
यह देख उद्यान पाठ को सद्बुद्धि आई और उसने राजपाट त्याग दिया। उधर वन में ध्रुव की तपस्या जारी थी। जब काफी तपस्या के बाद भगवान विष्णु प्रकट नहीं हुए तो उसने सांस बंद करके तपस्या प्रारंभ कर दी। जब उसने सांस बंद करके तपस्या प्रारंभ की तो वायु का संचालन ही रुक गया और वायु का संचालन रुकने के कारण सभी पशु पक्षी प्राणी मरने लगे। यह देखकर भगवान विष्णु अपने भक्त से काफी प्रसन्न हुए और उन्होंने धरती पर अपने चतुर्भुज रूप के साथ अवतार लिया और अपने भक्त को दर्शन दिए और उसके सारे प्रश्नों के उत्तर दिए और यह वरदान दिया कि तुम लंबे वक्त तक धरती पर राज करोगे और उसके बाद उस वक्त से कलयुग के अंत तक पूरे आकाश में ध्रुव तारे के नाम से विश्वविख्यात रहोगे। आज वही ध्रुव तारा हम सभी के बीच मौजूद है। धन्यवाद। धन्यवाद विनायक जी, आपने ध्रुव तारे की लंबी कहानी को बहुत ही अच्छे अंदाज में प्रस्तुत किया। सच में यह बहुत ही सुंदर है। मैं चाहूंगा इस परंपरा को आगे भी कायम रखा जाए। माननीय प्रधानाचार्य और सभी शिक्षकों को मेरा प्रणाम। मैं रतन प्रिया आज हिंदी दिवस के अवसर पर अपनी प्रस्तुति देने जा रही हूँ। सभी प्रांत की बोलियां हैं हिंदी, दे हिंदी को मान। सभी प्रांत की बोलियां दे हिंदी को मान। राष्ट्र एकता का करे मधुर सुरों में गान। राष्ट्र एकता का करे मधुर सुरों में गान। देसिर बैना सब जन मीठा, देसिर बैना सब जन मीठा, अर्थात देसी बोली सबको प्यारी होती है।
देसी बोली सबको प्यारी होती है। इसी को आधार मानकर महाकवि विद्यापति ने गंगा पर एक बहुत ही सुंदर रचना रची है। बड़ सुख सार पाउल तुअ तीरे, बड़ सुख सार पाउल तुअ तीरे, छाड़ इत निकट नयन बह मिले, छाड़ इत निकट नयन बह मिले। कर जोड़ी बिनमऊ विमल तरंगे, कर जोड़ी बिनमऊ विमल तरंगे, पुनि दर्शन होए पुनमति गंगे, पुनि दर्शन होए पुनमति गंगे। कवि विद्यापति माँ गंगा से प्रार्थना करते हैं कि हे पुनमति गंगे, तुम्हारी सानिध्य में रहते हुए हमें अपार सुख का अनुभव हुआ। अब इसे छोड़ते हुए मेरा मन विकट हो उठा है और इसी विकलता के कारण आंख से आंसू बहने लगे हैं। इसीलिए हे माँ गंगे, हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि तुम्हारे निर्मल पुण्यमयी जल धारा का पुनः दर्शन। एक अपराध क्षमो मोर जननी, एक अपराध क्षमो मोर जानी, परसल माए पाए तुअ पानी, परसल माए पाए तुअ पानी। की करब जब तब जोग ध्याने, की करब जब तब जोग ध्याने, जन्म कृतारथ एक ही सनाने, जन्म कृतारथ एक ही सनाने। भनई विद्यापति समगौ तो ही, भनई विद्यापति समगौ तो ही, अंतकाल जनु बिसरहु मही, अंतकाल बिसरहु मही। कवि माँ गंगा से प्रार्थना करते हैं कि हे माते, मुझसे एक अपराध हो गया है, मुझे अपना पुत्र जानकर क्षमा कर देना, क्योंकि मैंने तुम्हारे फैले अमृत जल में अपने पैर रखे हैं। माता को पैर लगाना अपराध होता है। हे माँ, तुम्हारा जल इतना पवित्र है कि इस जल में एक बार स्नान करने से जीवन धन्य हो जाता है। इसलिए मैं जब तक योग ध्यान करना आवश्यक नहीं समझता। कवि गंगा से प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, जीवन के अंतिम क्षण में मुझे तुम्हारा दर्शन अवश्य हो, मुझे तुम्हारा दर्शन अवश्य हो, मुझे तुम्हारा दर्शन अवश्य हो। धन्यवाद। आचार्य श्री उपाध्यक्ष महोदय, प्रधानाचार्य महोदय एवं सभी शिक्षकगण को मेरी तरफ से हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आलोक राज, कक्षा 10 खंड E का छात्र, आज आप सभी के लिए मैं मैथिली शरण गुप्त के एक कविता को लेकर प्रस्तुत हूँ, जिसका शीर्षक है मनुष्यता। मैथिली शरण गुप्त भारत के प्रथम राष्ट्र कवि बने हैं और उनकी कविता कुछ इस प्रकार से है। विचार लो कि मरते हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो कि याद जो करे सभी। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। उसी उदार की सजा सजीव प्रीति पूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। क्षुधाक्रांति देव ने दिया करस्त थाल भी, तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। उसी नर क्षितिज ने स्वमांस दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। रहो न भूल के कभी मदांत तुच्छ वीत में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चीत में। अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य मात्र बंधु है, मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयं भूप पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य ब्रह्म भेद है, परंतु अंतर्यज्ञ में प्रमाण भूत वेद है। फलानुसार कर्म के अवश्य ब्रह्म भेद है, परंतु अंतर्यज्ञ में प्रमाण भूत वेद है। अनर्थ है कि बंधु की व्यथा हरे,
वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। धन्यवाद। आदरणीय आचार्य श्री, हमारे आचार्य श्री सुदर्शन पटना सेंट्रल स्कूल के सारे सम्मानित शिक्षकों, शिक्षिकाएं, हमारे सारे परिवार के सदस्य, हमारे विद्यार्थी, समापन का कार्यक्रम है, समय का अभाव है। हिंदी दिवस का जो आयोजन आज हुआ है, इसके लिए हम यहाँ के आयोजकों को बहुत ही आभार व्यक्त करते हैं। बहुत ही उत्तम, सर्वोत्तम प्रयास है। एक चीज मैं कहना चाहता हूँ कि हिंदी के बारे में चर्चा चल रही थी, मैंने जो महाराज जी से सीखा है, हिंदी के प्रासंगिकता क्यों है, क्यों हिंदी को मानना चाहिए, क्यों हिंदी मान्य है, क्यों हिंदी ग्राह्य है, क्यों हिंदी स्वीकार्य है। आज भी अंग्रेजी भाषा से जब शब्दकोश का मामला आता है, हमारे अंजनी जी इतने विद्वान बैठे हैं अंग्रेजी के, डॉक्टर आलोक पांडे हैं। आज भी जब भाषाओं का जो वोकेबुलरी, जो शब्दकोश का जो मामला आता है, तो आज भी हिंदी के पास अंग्रेजी से ज्यादा शब्द है। अंग्रेजी में अभी तक जो मान्य है, जो प्रमाण्य है, मान्य भी है, प्रमाण्य भी है, स्वीकार्य भी है। अंग्रेजी में अभी तक 1,45,000 ही शब्द है। जब हिंदी की बात आप करेंगे तो हिंदी में आज में 1,83,400 शब्द है। तो हिंदी का जो स्तर है वो बढ़ गया। हिंदी से ऊपर केवल 2 भाषाएं, एक चाइना में मंदारिन है जिसके पास 4.5 लाख शब्द हैं, उसके बाद कई और भाषाएं हैं। तो हिंदी की जो सर्वमान्यता है, हिंदी की जो सर्वप्रमाण्यता है, वो तो ग्राह्य है। हम अपने ही देश में इसको नहीं माने तो यह हमारा ही दुर्भाग्य है। भारत का सबसे बड़ा, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा भाग्य ये रहा, जहाँ दुर्भाग्य भी साथ चलता है पीछे, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि यहाँ के 2 प्रधानमंत्रियों ने हिंदी को अपने व्यक्तित्व के साथ, अपने जीवन के साथ, अपने देश के साथ स्वीकार किया। एक स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और एक हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। वो जहाँ भी गए, आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात से आते हैं, लेकिन आज भी उनके सारे वक्तव्य हिंदी में ही होते हैं। तो यह ग्राह्यता है।